आकाश आनंद इनके दौरे कब शुरू होंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव है और तारीख जो है कब से अनुमान लगाया जा सकता है कि आकाश आनंद दिखाई देंगे? माननीय बहन जी ने पिछली मीटिंग में हमको लोगों को कहा भी है कि माननीय आकाश आनंद जी बहुत जल्द बिहार आएंगे और हमें उम्मीद है अभी बिहार में 26 जून को हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाने वाले हैं। यहाँ तक कि ये भी साबित करने में कई लोग लगे हुए हैं कि इस देश का जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा। बीएन राव साहब प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं। ये ठीक वैसी बात है जैसे कोई मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री है, कानून मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उसके काम को करने के लिए कोई वहाँ सेक्रेटरी लगाया जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे तमाम पद होते हैं ब्यूरोक्रेसी में। बीएन राव साहब बिलोंग्स फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, वो ब्यूरोक्रेट्स है। तो बाबा साहब कानून मंत्री है, बाबा साहब संविधान बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास कोई सीनियर आईएएस अफसर होगा, जो उस समय होता होगा, आईसीएस, आईएएस जो भी होता होगा। तो बीएन राव साहब एक बड़े अफसर हैं। वो बाबा साहब को संविधान बनाने में, आज कोई भारत का कानून मंत्री कुछ बना रहा है तो उसको मदद करने के लिए पूरी टीम लगी है ब्यूरोक्रेट्स की, तो बीएन राव साहब वहां से हैं। बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने संगठन को हर एक स्तर पर चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। जानने समझने की कोशिश यह है कि अनेकों प्रकार के मुद्दे लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी जो अपने घोषणा पत्र नहीं रिलीज करने के बावजूद भी हमेशा से ही चुनावी मैदान में रखती है, अमूमन तौर पर उन्हीं कहने के मुद्दों पर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब दावेदारी पेश करना शुरू कर चुकी है। तो अनेकों अनेकों चीजों को लेकर हम चर्चा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के जो बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर लंबे समय से बिहार में वो काम कर रहे हैं, तकरीबन 2-2.5 वर्षों से बिहार प्रदेश को वो देख रहे हैं, किस तरीके से उनका अब तक का अनुभव रहा और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की आखिर क्या कुछ रणनीतियां रहेगी, कैसे बसपा तमाम राजनीतिक पार्टियों को टक्कर देगी, ये चीजें जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले यही बात है कि अभी चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन इस बार अनेकों मुद्दे हैं। तो इस बार बसपा के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बसपा चुनावी मैदान में है, या फिर जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में दिखाई देगी? बहुजन समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो देश की जो बेसिक नीड है, बेसिक समस्याएं हैं, वही हमेशा से रहे हैं। तो पार्टी शुरुआती दौर से, जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई, जो हमारे संस्थापक थे माननीय काशीराम साहब, माननीय बहन जी, उनके नेतृत्व में जब बहुजन समाज पार्टी आई, तो बहुजन समाज पार्टी ने पहला उसी वक्त में जो नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी, और ये जनसंख्या निर्धारित कैसे होगी? तो जातिगत जनगणना की जो आज बात हो रही है, जो अभी भारत सरकार ने अनाउंस किया है, कराएंगे कब पता नहीं है, वो तो अनाउंस कर दिया है, शायद कुछ चुनावी लाभ लेने के लिए। बिहार में चुनाव है, इस तरह की जो गतिविधि चल रही है। हम तो जब पार्टी बनी है तब से ही कह रहे हैं कि शासन प्रशासन में सभी जातीय समूहों की समुचित भागीदारी के लिए उनकी जो जनसंख्या है उसकी जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो कैसे हो पाएगी। तो उसी आधार पर नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो मिलेगी तभी जब जनगणना होगी, उनके आंकड़े आएंगे सामने। तो एक ये जो मुद्दा आज उछाल रही हैं दूसरी पार्टियां, वो हमारा शुरुआती मुद्दा है। ये जो अभी हमको जातिगत जनगणना का जो मसला दिख रहा है, अभी तक के जो कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, क्या वजह लगती कि उन्होंने जातिगत जनगणना कराना कभी भी जरूरी नहीं समझा और अब तक वो नहीं कर पाए, और अब वो इस बार ही करने की बात करे, घोषणा कर? बहुजन समाज पार्टी जब अस्तित्व में आई तो उसने समाज में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा। जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, खास करके गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, उन लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी किया कि आपके क्या हक हैं जो बाबा साहब देकर गए आपको भारत के संविधान में। लोग जानते ही नहीं थे भारत के संविधान को, या भारत के संविधान में जो उनको हक मिले हुए हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा,
समाज में जागरूकता अभियान भी चलाया, जिससे लोग जागरूक हुए अपने हक अधिकार के लिए। अब जब समाज जागरूक हो गया और अपनी मांग करने लगा, तो जो भी पार्टियां सत्ता में रहेंगी या राजनीति में करना चाहती हैं, जो आना चाहती हैं, जिनको वोट चाहिए, तो उनको फिर वो बात करनी पड़ेगी जो बात समाज कर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो जागरूकता लेकर के आए, उसके आधार पे अब सभी पार्टियां बात कर रही हैं, संविधान की बात कर रही हैं, बाबा साहब की बात कर रही हैं। तो संविधान में जो अधिकार है, कांग्रेस ने लंबे समय इस देश पर राज किया है, 50-60 साल तक राज किया है, लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास है, अगर उसको ईमानदारी से देखेंगे, बाबा साहब ने तो एक पूरी किताब लिखी है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और भी बहुत सारा बाबा साहब ने लिखा है उनके बारे में। तो कांग्रेस का जो पूरा हम इतिहास देखते हैं, तो दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की विचारधारा से पूरी तरह असहमत है, उसके आधार पे उसने काम नहीं किया सत्ता में रह करके। और दूसरा, उसने बाबा साहब को भी कभी मान सम्मान नहीं दिया, ये भी बहुत स्पष्ट है। नहीं तो 40 साल भारत रत्न मिलने में थोड़ी लग जाते, 40 साल ओबीसी को आरक्षण मिलने में थोड़ी लग जाते, बाबा साहब संविधान सभा में आने का चुनाव थोड़ी हार जाते, या फिर बाबा साहब जहां से जीतते वो दूसरे को थोड़े दे देते। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं बाबा साहब की लाइफ के, जो ये सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, उनकी विचारधारा की विरोधी रही है। तो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही, तो समाज उतना जागरूक नहीं था। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी जब अस्तित्व में आई, तो बहुजन समाज पार्टी मतलब अम्बेडकरवाद की वाहक। भारत में अम्बेडकरवाद को अगर बढ़ाने का काम हो रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो जब अम्बेडकरवाद मतलब बाबा साहब की विचारधारा, और जब बाबा साहब की विचारधारा पर प्रचार होना शुरू हुआ, तो लोग जागरूक हुए कि मेरे ये अधिकार हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी 40 साल ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दी, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दी, आज वो बाबा साहब की बात कर रही है और जातिगत जनगणना की बात कर रही है। तो ये जीत सर हमारी है। बिल्कुल, तो इसका असर भी तो ये कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अगर कांग्रेस ने बात करी तो लोगों ने विश्वास भी किया, और जो बसपा जिस बात को लंबे समय से कर रही है वो तो बसपा को नहीं मिल पा रहा। हमारी हमारी जो सबसे बड़ी इस देश में जो हमारी दिक्कतें हैं, वो क्या है कि इस देश का जो मीडिया है, इस देश का जो मीडिया है, इस देश में मानवर काशीराम साहब कहते थे, जो सरकारें चल रही हैं वो मनी माफिया और मीडिया से चल रही है। जो जो इस देश का मीडिया है, वो उन लोगों का है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना नहीं पसंद करते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो बात करती है सबके हित की, उसका प्रचार नहीं हो पाता है। जो बात कांग्रेस पार्टी करती है या भारतीय जनता पार्टी करती है, या ऐसी पार्टियां करती हैं जो बाबा साहब के विचारों के आधार पर नहीं चलती हैं, या संविधान को ना मानने वाली हैं, उनका प्रचार मीडिया कर देता है। और वैसे भी इस देश में जो दलित पिछड़े समाज के लोग पार्टियां चला रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कम महत्व देता है। तो मुद्दा हमारा है, लेकिन मीडिया बताता है, उसने कभी प्रचार नहीं किया, और दूसरे जो लोग हैं उनका प्रचार कर दिया। जातिगत जनगणना हो या फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब ही है यही कि 50% में कवर नहीं होंगे, जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा किया जाएगा, इसका यही मतलब है। लेकिन इस बात का प्रचार नहीं किया सरकार ने, जो मीडिया है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो एनडीए गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी और उसके जो अलायंस में जो 2 दर्जन लोग थे, उन्होंने ये प्रचार कर दिया हम संविधान बचाने के लिए आए, और इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने बोल दिया भाई हम संविधान को खत्म कर देंगे सत्ता में आएंगे। तो ये मिलकर के गेम खेल रहे थे दोनों लोग। वो कह रहे थे कि हम संविधान खत्म करेंगे, और ये कह रहे हैं हम बचा रहे हैं। और हमारे लोग संविधान बचाने के चक्कर में कांग्रेस और उसके अलायंस के झांसे में आ गए। लोगों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब के विचारों और संविधान से असहमत है, और कांग्रेस पार्टी उससे ज्यादा असहमत रही है 50 साल में। केवल 2 बातों को अगर हम ले लें, नंबर 1, संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो प्रियम्बल है और मौलिक अधिकार है। उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे मानी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं। कांग्रेस ने उसमें छेड़छाड़ की है। उसके बाद में 40 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, दूसरे लोगों को दिया। तो अगर बाबा साहब के प्रति सम्मान होता तो बाबा साहब का निर्माण 56 में हो गया। ठीक है, उनके जीवित रहते जो भी गलतियां इन्होंने की, लेकिन इनका सुधार करने का तो ये था कि 57 में ही बाबा साहब को भारत रत्न दे देते।
नहीं दिया इन्होंने। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, या ऐसे कह लीजिए जो इंडिया गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, ये दोनों ना तो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं और ना बाबा साहब को मानते हैं। ये तो अभी इंडिया गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भविष्य आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी अपनी दावेदारी है, आरजेडी भी अपनी बात कर रही है। देखिए, जो पहले तो ये जितनी पार्टियां हैं इनमें आपस में ही बहुत इस समय अभी मनमुटाव चल रहा है सीटों को लेकर के। जो अभी मीटिंग हुई है गए समय में, उसमें हमको इतनी चाहिए, हमको इतनी चाहिए, तो आपसी झगड़ा चल रहा है, एक चीज है। लेकिन बीएसपी का डर इतना ज्यादा है कि वो आपस में मिल जाएंगे। जो इंडिया और एनडीए गठबंधन है, वो दो गठबंधन एक साथ भी आ जाएंगे अगर बहुजन समाज पार्टी थोड़ी मजबूत हुई, क्योंकि अभी उनको बहुजन समाज पार्टी को रोकना है। सीधी सीधी सी बात यह है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव के समय में हमारा समाज उतना जागरूक नहीं हो पाया था। जो संविधान का इशू लाया गया वो इतनी जल्दी में लाया गया कि हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन पिछले एक साल में हमें इतना समय मिला है कि अब पूरी तरह ये जनता समझ गई है कि ये दोनों पार्टियां, ये दोनों अलायंस भारत के संविधान और बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो विधानसभा का चुनाव बिहार का होने वाला है उसमें बहुजन समाज पार्टी बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन घटेगा। लोगों के बीच आप जब लगातार संगठन की समीक्षा बैठकों और अनेकों मुद्दों को लेकर जब जा रहे हैं, क्या प्रतिसाद मिल रहा है? क्या कुछ कहना है लोगों का? और बहुजन समाज पार्टी को जब की बात की जाती है, तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, ये बात चूंकि हमारे पास जो मीडिया है वो माउथ पब्लिसिटी ही है। हम जितना पब्लिक के बीच जाते हैं उतना पब्लिक हमारे विचारों से सहमत होती है। जो नई नई पीढ़ी आ रही है उनको बहुत सारा बाबा साहब के बारे में, जय भीम के अलावा कुछ पता नहीं होता है। तो बहुजन समाज पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं, जब वहाँ पर हम जाते हैं, तो लोग सही में मिशन मूवमेंट और बाबा साहब को समझ पाते हैं। तो जब समझ पाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो जानते ही नहीं थे कि हमें बीएसपी को क्यों वोट करना चाहिए। तो बाबा साहब का मिशन बढ़ाना है तो बीएसपी को ही वोट करना चाहिए, ये बात हम जानते ही नहीं थे। और दूसरा ये है कि जब हम लोग जाते हैं तो संगठन से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अभी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बिहार में हमारी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, जो देश के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, माननीय रामजी गौतम साहब, तो माननीय रामजी गौतम साहब स्वयं पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। विधानसभा स्तर, प्रखंड स्तर, जहां भी उनको बुलाया जा रहा है या हम जरूरत समझ रहे हैं उनको बिहार में जहां भी कहा जा रहा है वहां लगातार जा रहे हैं। हमारे दूसरे प्रभारी हैं उमा शंकर गौतम जी, वो भी जा रहे हैं। एक और प्रभारी हैं यहाँ के जो हैं नील कुमार पटेल जी, वो भी जा रहे हैं। मैं भी पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। लगातार सारे लोग इस समय संगठन का समीक्षा चल रही है, जो उसमें बदलाव है, जो गठन है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है विधानसभा प्रखंड स्तर की बूथ तक। जैसा कि माननीय बहन जी का आदेश है कि हम लोग विधानसभा का कमेटी बनाएं, उसके बाद सेक्टर का बनाएं और सेक्टर के बाद बूथ का बनाएं। तो लगातार इस पर काम चल रहा है। और आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कम संसाधनों में चलने वाली पार्टी है, बावजूद इसके हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से, तन्मयता के साथ पार्टी के काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बात को हमेशा से जानने समझने की लोगों की उत्सुकता होती है कि जितनी विधानसभा सीटें बिहार में मौजूद है, कितनी सीटों पर बसपा की इस बारी दावेदारी होगी? बिहार में 243 विधानसभा सीट है और बहुजन समाज पार्टी पहले भी बिना गठबंधन के अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ी है। और अभी तक जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है हमारे लिए वो यही है कि आप 243 सीटों पर तैयारी करिए, हम पूरी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। पूरी की पूरी जो सीटें हैं, सीटें जो पूरी सीट है जो विधानसभा की, उसमें सारी कुछ आशंकाएं है कि गठबंधन भविष्य में किसी भी तरीके से किसी पार्टी के साथ हो सकता? नहीं, गठबंधन की आशंका बहुत कम है, ना के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब गठबंधन करती है या जो गठबंधन हुए हैं, इसको माननीय बहन जी बार बार कहती हैं कि हम हमारे सिद्धांतों को छोड़ करके किसी प्रकार का गठबंधन नहीं कर सकते हैं। अगर सिद्धांतों के साथ टकराहट नहीं होगी तो उस पर विचार कभी किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गठबंधन की कहीं से गुंजाइश है अभी। और हमें यही दिशा निर्देश है कि हम 243 सीट पर
चुनाव की तैयारी करें और इसलिए पूरे प्रदेश में हम और हमारे सारे पदाधिकारी, सारे कोऑर्डिनेटर, सारे जो स्टेट के लीडर हैं, सारे लोग प्रदेश भर में लगे हुए हैं और पूरा गठबंधन तैयार करके और 243 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे इस बात को लेकर इंतजार करते हैं, हमेशा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि आकाश आनंद इनके दौरे कब शुरू होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है और तारीख जो है कब से अनुमान लगाया जा सकता है कि आकाश आनंद दिखाई देंगे? माननीय आकाश आनंद जी को अभी बहन जी ने फिर से जिम्मेदारी दे दी है। वो हमारे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और माननीय बहन जी ने पिछली मीटिंग में हमको लोगों को कहा भी है कि माननीय आकाश आनंद जी बहुत जल्द बिहार आएंगे और हमें उम्मीद है अभी बिहार में 26 जून को हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाने वाले हैं, इसलिए 26 जून टेंटेटिव डेट है। मुझे उम्मीद है कि वो 26 जून को बिहार में होंगे और इसके बाद में फिर लगातार उनका जो है इधर शेड्यूल चुनाव तक रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, पूरे देश में उनको जाना है, काम करना है, तो उतना ही समय वो बिहार को दे पाएंगे जितना उनके पास अवेलेबल रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से वो चुनाव में बिहार को समय देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा माननीय बहन जी का आदेश भी है। आपने 243 सीटों की बात की है, अनुमान के तौर पर एक अंदाजा हम ये कह सकते हैं कितनी सीटों पर बसपा की जो है जीत दर्ज हो सकती है, ऐसा कहा जाए? जीत के लिए तो बहुत सारी कोई स्पष्ट मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं हमारी बिहार में, जहाँ पर बसपा पहले भी मजबूत रही है और लगभग आधा दर्जन सीटें बिहार में बसपा जीती हुई है और पिछले चुनाव में भी 1 सीट हम जीते थे और 1 सीट जीत के हरा दिए गए थे। अभी उपचुनाव में भी हम 1 सीट जीतने ही वाले थे, उसको भी किसी तरह लोगों ने हेर-फेर कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि करीब 2 दर्जन सीटों पर हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लगातार हम सोशल मीडिया पर अनेकों मुद्दे देख रहे हैं। आपने ग्वालियर के हाई कोर्ट का एक बड़ा मुद्दा देखा, बाबा साहब की मूर्ति लगने को लेकर मनुवादी जो एडवोकेट्स हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ मूर्ति लगे। बाबा साहब का लगातार अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी साबित करने में कई लोग लगे हुए हैं कि इस देश का जो संविधान है, वो बाबा साहब ने नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा। ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए ये जो इशू है, कहीं न कहीं ये सारे जो इशू है, ये हमारी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड करने वाली पार्टी है, समाज ने उसको कमज़ोर किया छोटे-छोटे लालच में आकर या कह लीजिए जो मनुवादी पार्टियों में हमारे समाज के चमचे हैं, उन लोगों ने समाज को मिसगाइड करके कमज़ोर किया, इसलिए समस्या आ रही है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जब ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई जा रही है, तो मनुवादी लोग विरोध कर रहे हैं और इस स्टैंड पे माननीय बहन जी ने ट्वीट किया, बहुजन समाज पार्टी ने उधर पूरा धरना प्रदर्शन किया, बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में मेमोरेंडम दिया, सरकार को भेजा कि भाई ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए क्योंकि बाबा साहब के संविधान से न्याय कोर्ट चल रहा है, तो बाबा साहब की फिर मूर्ति लगाने में क्या आपत्ति है। अभी चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का ठेका लेके घूम रही थी, हम ही बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम ही संविधान बचाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को समाज को पूछना चाहिए कि आपने मनु महाराज की मूर्ति जयपुर में क्यों लगवा दी। मनु की मूर्ति लगी तब कांग्रेस सहमत है और बाबा साहब की मूर्ति लगने जा रही तो असहमत है, तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी मनु की विचारधारा को मानती है, बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानती है, वो समाज को बेवकूफ़ बना रही है। वोट देते समय समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि जब जयपुर में मनु की मूर्ति लगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में भी थी और दिल्ली में भी थी, केंद्र में भी थी। इसका मतलब है कि मनु की मूर्ति कांग्रेस पार्टी ने लगवाई और आज जब बाबा साहब की मूर्ति लगने की बारी आई है तो कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर है, वो नहीं उसमें मदद कर रही हमको। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को नहीं मानती है। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी हम वहाँ मूर्ति लगवा देंगे और वैसे तो हमारा धरना प्रदर्शन चालू है, हमारा संघर्ष जारी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी राजस्थान टीम इतनी मजबूत है कि हम वो मूर्ति लगवा ही लेंगे ग्वालियर में। बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगना ही चाहिए। वैसे भी इस देश के लोगों को जो बाबा साहब को लेकर के हमेशा ये डिस्प्यूट चलता रहता है, तो देखिए दिसंबर 46 में संविधान सभा की जो बैठक हुई पहली, वो संविधान सभा की जो बैठक हुई उसके बाद में लंबे समय प्रोसीडिंग चलती रही
और जो प्रारूप समिति बनी, BN राव साहब प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं। ये ठीक वैसी बात है जैसे कोई मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री है, कानून मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उसके काम को करने के लिए कोई वहाँ सेक्रेटरी लगाया जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे तमाम पद होते हैं ब्यूरोक्रेसी में। BN राव साहब बिलोंग्स फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, वो ब्यूरोक्रेट्स है। तो बाबा साहब कानून मंत्री है, बाबा साहब संविधान बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास कोई सीनियर IAS अफसर होगा, जो उस समय होता होगा, ICS, IAS जो भी होता होगा। तो BN राव साहब एक बड़े अफसर हैं, वो बाबा साहब को संविधान बनाने में, आज कोई भारत का कानून मंत्री कुछ बना रहा है तो उसको मदद करने के लिए पूरी टीम लगी है ब्यूरोक्रेट्स की, तो BN राव साहब वहां से हैं। तो वो BN राव साहब को उसका क्रेडिट नहीं दे देंगे, उसका क्रेडिट तो वो जो 7 लोग हैं प्रारूप समिति में उनको मिलेगा। और फिर उन 7 लोगों में भी किसका क्या रोल है? जब प्रारूप समिति की प्रोसीडिंग को पढ़ते हैं तो जो 2 लोग हैं उसमें, वो लोग इतना अस्वस्थ रहे कि कभी मीटिंग में नहीं आए, 2 लोग विदेश में रहे, 2 लोग सरकारी कामों में व्यस्त रहे, तो बचे तो अकेले बाबा साहब। बाबा साहब को ही उसका क्रेडिट जाता है। इसलिए जो पूरी दुनिया के विद्वान हैं वो बाबा साहब के लिए एक शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्किटेक्ट का मतलब क्या है कि कोई जब बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग में लेबर लगते हैं, मजदूर लगते हैं, जमीन खोदने वाले लगते हैं, ईंटा ढोने वाले लगते हैं, मोरंग ढोने वाले लगते हैं, लेकिन जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो बोली जाती है इसका आर्किटेक्ट कौन है जिसने बनाया इसको। उसमें मोरंग लगाने वाले का नाम लिखा जाता है क्या? ईंटा ढोने वाले का नाम लिखा जाता है क्या? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए शब्द इस्तेमाल होता है ना, मैं थोड़ी यूज करता। तो जब मैं वकील बना उसके पहले से इस्तेमाल होता था, मैंने भी वकालत पढ़ी है, मैं भी एडवोकेट हूं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि संविधान बनाने का सारा काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। बाकी लोग जो प्रारूप है संविधान का, जो उसका ड्राफ्ट है, वो बाबा साहब ने तैयार किया। हाँ, उसको तैयार करने में बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब की हेल्प किया, संविधान सभा भी थी, बहुत सारी डिबेट होती थी, लेकिन अल्टीमेट वो ड्राफ्ट बाबा साहब ने तैयार किया, इसलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और बाबा साहब को BN राव जी या जो भी लोग हैं, उनको हम भारत का संविधान निर्माता नहीं कह सकते, संविधान निर्माता तो बाबा साहब ही है। हाँ, उनको ये कह सकते हैं कि संविधान बनाने में उनका भी बाबा साहब को सहयोग रहा है, उनकी भी मदद रही है, लेकिन वो आर्किटेक्ट नहीं है, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या संविधान निर्माता नहीं है। संविधान निर्माता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। तो तमाम चीज़ें हमने समझी है जो इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है। इसके साथ-साथ बिहार में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ दावेदारी है और किस तरीके से बसपा अपनी रणनीति को लेकर चुनावी मैदान में होगी, वो भी चीज़ें हमने समझी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।